हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल पर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आयुषी आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए लेकर आई हूं लेक्चर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। अच्छा, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है भाई, मतलब कि थ्रू आउट द केमिस्ट्री यूज होने वाले ये सारे कॉन्सेप्ट्स, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और एक बात और बता दूं कि एज फार एज हमारा फिजिकल केमिस्ट्री कंसर्न है, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम ध्यान दें तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स। अब देखो, यूनिट कन्वर्जन्स की जब बात आती है ना, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, हमें ये चीजें थ्रू आउट काम आएंगी जहां पर भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप एज अ कंक्लूसिव टॉपिक भी इसको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हम इस लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन कवर करने वाले हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन की बात आती है तो मैं आपको बोलूंगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे आप और आपका एक स्पेसिफाइड आंसर आता है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वही आंसर आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल आंसर आता है ना गाइस, उसके फॉर्मेट्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो किस फॉर्म में हम उसे और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आंसर को, और किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमें साइंटिफिक नोटेशन समझाने वाला है भाई। ठीक है, क्लियर बात है? तो आज का लेक्चर मिस नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे। अच्छा, एक चीज, जो लेक्चर नंबर 1 था, इसकी डीपीपी आपको नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की जो डीपीपी है, ये क्लब करके डीपीपी 1 के फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, जहां पर भी ऐसा कुछ होता है कि 2 लेक्चर्स की क्लब करके डीपीपी बनाई है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि लेक्चर 1 के तो क्वेश्चंस मिस हो गए, नहीं। जहां पर आपके मेंटोर्स को लगता है, आपकी फैकल्टी को लगता है कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्ट्रेस ज्यादा देना चाहिए, या इस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा करवाने चाहिए, वहां पर हम आपका वो काम पूरा कर देंगे। ठीक है, लेकिन जहां पर ऐसा लगे कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड मच, तो हम आपसे वो मेहनत क्यों करवाएं, है ना? देखो, एक सिंपल सी चीज है कि हमें ये तो पता होना चाहिए एग्जाम देने के लिए कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, राइट? क्योंकि आप अगर उस चीज पर ज्यादा ध्यान दोगे जिससे क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है, तो इट इज अ टाइम वेस्ट फॉर यू। और भाई, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो आप ये चीज? तो इस चीज को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि डीपीपी 1 तो मिला ही नहीं, लेक्चर 1 हो गया भाई, उसके क्वेश्चंस हमने आपके डीपीपी 1, ये जो डीपीपी 1 है, आपके दोनों लेक्चर्स की इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, चलो ओके, इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका टाइम और लूंगी और मैं आपको नीट कोर्स मॉड्यूल एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, नीट कोर्स मॉड्यूल में क्या है, किस तरह से आपका पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया है, किस चीज के लिए, आपकी सब्जेक्टिव प्रेपरेशन के लिए, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। जैसे आज हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हम यहीं पढ़ लेंगे। इसके बाद एक बार लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब डीपीपी का इंपॉर्टेंस भाई, आप मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और आपको पता है कि आपकी फैकल्टी आपको वही करने के लिए बोलती है जो आपके लिए सही है। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम मिस नहीं करेंगे, वी विल बी गुड फॉलोअर्स, और हम बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि डीपीपीज हमें क्या दिखाएगा, जो पिक्चर हमें एग्जाम में फेस करनी है। कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन गाइस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे आज का टॉपिक हमारा साइंटिफिक नोटेशन है, तो क्या हमें सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, या अगर नहीं भी देखने को मिलता है तो उसका यूज क्या है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डीपीपीज के थ्रू पता चल जाएंगी।
अच्छा, उसके बाद आता है सॉल्यूशन वीडियो। आपने लेक्चर देख लिया, आपने प्रॉब्लम्स खुद से प्रैक्टिस करी, ठीक है, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे डीपीपी के इन द पीडीएफ फॉर्मेट, लेकिन सिर्फ आंसर तक ही लिमिटेड नहीं है ये, आपको साथ ही साथ क्या मिलने वाला है, इसका सॉल्यूशन वीडियो भी, कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है भाई, तो फिर किस तरह से प्रोसीड करोगे उसके साथ, सॉल्यूशन वीडियो देखकर। लेकिन उससे पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन वीडियो को रेफर करना, नहीं तो ये चीटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि हम नीट एग्जाम में चीटिंग नहीं कर सकते, तो अभी प्रिपरेटरी फेज में भी हम चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, पीवाईक्यू वीडियोस रहेंगी हर एक चैप्टर की, हर एक चैप्टर से किस तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ये चीज हम अपने पीवाईक्यूज में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा आपका, वीकली लाइव सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, ओके। फिर इसके साथ गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये सब बात की बातें हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर कभी कुछ बीच में चेंज आता है ना, तो आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, हम पर पूरा रिलाय करके, अपनी फैकल्टी पर आप पूरा रिलाय करो कि ये इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। आपका काम केवल क्या है, पेन चलाना। कैसे पेन चलाना भाई, जो भी पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है ना, हमें सॉल्व भी करना है क्वेश्चंस। तो इस चीज पर आप ज्यादा फोकस करिए, बजाय इस चीज के कि यार पेपर लेट होगा इस बार, या पता नहीं जल्दी हो जाए, कब होगा। अरे पेपर कभी भी होगा, हमें उससे क्या करना है यार, अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो क्या फायदा पेपर लेट हो रहा है या जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल आप नजरअंदाज करिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा देंगे, आपको इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये कब होगा, जब आपका एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो, अब बहुत टाइम ले लिया, फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ, ओके। तो जो पहला टॉपिक है हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं, कोई भी मैटर आप ले लो, एनीथिंग, जैसे आप जिस पेन से पढ़ रहे हो अभी बैठ करके, वो पेन किस चीज का बना है, प्लास्टिक का बना है, तो ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या है। इन जनरल वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो प्लास्टिक से बना है, लेकिन क्या है वो केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस करने वाले हैं, और किन प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट किया जाता है ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि कोई भी मैटर होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो क्या क्या पैरामीटर्स हम देखते हैं, उसका कलर क्या है, फिजिकली दिख रहा है ना भाई, फिजिकली कैसा दिखता है, सबसे पहली चीज तो यही। फिजिकल मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। कलर कैसा है उसका, उसकी स्मेल कैसी है, ओडर मतलब स्मेल कैसी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें किस तरह से हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व करके, ठीक है। सेकेंड चीज आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब भी हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि भाई ये ब्लू कलर का है, या ये इस टेम्परेचर पर बॉईल करता है, या इस टेम्परेचर पर कूल डाउन करता है, ये सारी बातें हम नहीं करते। हम इसके केस में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में उसके केमिकल रिएक्शंस, कि वो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस शो कर रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस देखो यहां पर लिखा हुआ है आपका कंबस्टिबिलिटी। केमिकल प्रॉपर्टी में कंबस्टिबिलिटी लिखा है, मतलब कंबस्टिबिलिटी से हम क्या समझते हैं कि कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, समझ पा रहे हो। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ही हम कंबशन बोलते हैं, है ना। तो ये एक तरह का रिएक्शन हो गया ना, तो वही तो है, वही तो हमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन ही तो पढ़ना है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जितने भी, अब ये चाहे ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे वाटर के साथ हो, चाहे एसिड बेसिस के साथ हो, सब किसके अंडर में आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो
अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो हम सिंपली मेजर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जो भी सब्सटेंस है उसकी हम बिना आइडेंटिटी बदले, ठीक है, बिना उसका कंपोजिशन बदले हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि दो रिएक्टेंट्स हैं भाई, रिएक्ट करके हमें एक तीसरा नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो वो जो कंपाउंड है उसकी आइडेंटिटी तो नहीं बदली ना, उसकी आइडेंटिटी बदली या नहीं बदली, मुझे बताओ। अगर कोई भी दो रिएक्टेंट्स है, से फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, ये रिएक्ट करके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि सी है, तो आपको क्या लगता है केमिकल रिएक्शन में क्या इसकी आइडेंटिटी बदली या नहीं बदली? कमेंट सेक्शन में बताओ। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है क्या वो सेम होता है एज द रिएक्टेंट्स? ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तभी हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा। देखो यहां से तो मैं आपको पढ़ा दूंगी चीजें, लेकिन आपको कितना समझ आ रहा है ये आप कैसे बताओगे मुझे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे अपने आंसर्स, ठीक है? तो इससे हमारा एक कनेक्शन बना रहेगा, टू वे इंटरेक्शन होता रहेगा, तो मुझे भी समझ आएगा कि आपको कितनी चीजें समझ आ रही हैं या कितनी चीजें नहीं समझ आ रही हैं, ठीक है? फिर हम उसे उस हिसाब से इम्प्रोवाइज करेंगे। चलो, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये है हमारा CO2, वेट नॉट CO2, CH4। CH4 का जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये एक बेसिक रिएक्शन है जिसमें एक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, मतलब हाइड्रोकार्बन की बर्निंग का ये रिएक्शन है। तो हमें दो चीजें मिलती हैं, CO2 प्लस H2O। अब आप बोलोगे मैम क्या दे दिया भाई ये, तो अरे तुम लोग इतने बुद्धू थोड़ी हो, 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में जब आप थे तो उसमें जब आप कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और उसमें जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें आपने ये रिएक्शन जरूर देखा होगा, आई एम श्योर। हाइड्रोकार्बन कोई भी जब बर्न करता है तो हमें CO2 और H2O मिलता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मीथेन था, यहाँ पर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी पिक्चर तो पूरी बदल गई ना। तो यही तो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस की भाई आइडेंटिटी बदल जाती है, पहचान बदल जाती है, ठीक है। ओके, तो यही बात हो रही है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। अगर हमें कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है तो उसकी आइडेंटिटी बिना बदले हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या करना होता है? मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। और जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है मतलब कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है इतना सभी को? चलो, आई जस्ट होप कि इतना आपको क्लियर है। आगे हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्या बोला मैंने कि जहां पर ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, जहां पर हमें स्पीशीज एज इट इज मिल जा रही है जो कि फिजिकल चेंज में होता है, हम उन प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, ठीक है। चलो, any quantitative reaction or measurement is represented by a number followed by units in which it is measured। जब भी हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गया। मैंने बताया क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है, ठीक है। अब किस तरह से मेजर करते हैं? एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव जब भी आता है मतलब हम क्या समझते हैं? अच्छा बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। जब भी क्वांटिटेटिव वर्ड आता है तो उसको हम क्या समझते हैं क्वांटिटेटिव से? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर है या नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ तो रहे लेकिन साथ ही साथ हमें उसके टर्म्स से भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ओके, देखो दो चीजें होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव।
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव की बात जब भी आती है तो क्या पिक्चर आनी चाहिए दिमाग में, क्या पिक्चर बननी चाहिए? नंबर की बात हो रही है भाई, ठीक है। क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव की जब भी बात आएगी तो दिमाग में किस चीज की पिक्चर बननी चाहिए? क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या समझते हैं भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप बोलोगे मैम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे, क्या भाई? तो यूनिट्स पढ़े हैं, ग्राम, किलोग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, है ना? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 kg, 2 kg, लाइक दैट। तो ये सब क्या है? कुछ दिमाग में समझ में आ रहा है ना कि इतना इतना अमाउंट है, 2 kgs है। तो यही होता है, ये सब किस में आता है? हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में हमेशा नंबर देखने को मिलेगा। जब भी क्वांटिटेटिव की बात आएगी ना, हमेशा क्या देखने को मिलेगा? नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है क्वांटिटेटिव? अच्छा, क्वालिटेटिव की बात आएगी तो फिर क्वालिटी क्या है, कैसा दिखता है, अपीयरेंस क्या है, उसके सारे फिजिकल पैरामीटर्स, किस तरह का दिखता है, क्या स्मेल है, ओडर, ठीक है। इस तरह की बातें हमारी किस में आएंगी? क्वांटिटेटिव में। क्या क्या आ जाएगा? अपीयरेंस, ठीक है, टेक्सचर की मटेरियल क्रिस्टलाइन है, अमोर्फस है, ये सब क्या है? क्वालिटी है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है और क्या ले सकते हो? जल्दी से बताओ। कलर अपीयरेंस में आ जाएगा, कलर अपीयरेंस में आ जाएगा, ठीक है। और आप ले सकते हो ओडर। तो ये सारी बातें हो गई हमारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की भाई, ठीक है। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, तो भाई क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, अमाउंट कितना है उसका, उससे रिलेटेड होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिवली उन्हें ऑब्जर्व करते हैं या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, तो क्या आ जाता है? नंबर, नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी पिक्चराइजेशन या इसका पिक्चराइजेशन हम किसके फॉर्म में करेंगे? नंबर के फॉर्म में, ओके। चलो, फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। अभी बताया था मैंने, एग्जाम्पल के तौर पर समझो जरा भाई, 20 kg। तो ये 20 क्या है? यहां पर 20 क्या है? 20 इज द नंबर, या ऑब्लिक इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर में क्या वैल्यू है। देखो भाई, इतने सारे टर्म्स एक ही चीज के लिए मैं आपको बता रही हूं ताकि आप पहचान पाओ कि मैग्नीट्यूड बोला है मतलब नंबर की बात हो रही है ना। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारी यूज होती हैं, तो क्यों ना हम अभी से प्रिपेयर करें, हैंडी रहे इन सारी टर्मिनोलॉजीज के साथ, इन सारे टर्म्स के साथ, क्योंकि थ्रू आउट द केमिस्ट्री यूज होने वाले हैं। तो अभी से हम अपने बेसिक्स तगड़े करके चलेंगे तो आगे मजा आएगी, हमसे ना बने केमिस्ट्री। ऐसा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपसे एक एक चीज बनने वाली है, ठीक है। चलो, तो ये नंबर हो गया और ये क्या हो गया भाई? यूनिट, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज की समअप करने के लिए क्या बोलूं मैं, अगर हम किसी भी चीज की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो होगा हमारा नंबर और दूसरा क्या होगा भाई? यूनिट, ठीक है। इन टर्म्स में हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओहो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर स्टैंडर्ड होती है मतलब क्या है कि थ्रू आउट वो स्टैंडर्ड मानी जा रही है। मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में कोई भी साइंटिस्ट है और अगर उन्हें किसी भी मास को बताना है कि इतना मास है तो किन टर्म्स में बोलेंगे? आप बोलोगे मैम केजी में बोल सकते हैं,
ग्राम्स में बोल सकते हैं, mg में बोल सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या होता है, डेकाग्राम्स, डेसीग्राम्स, इनमें भी बोल सकते हैं, ये भी तो है, सेंटीग्राम्स, ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स ही तो है, लेकिन इनमें से कोई एक है जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो थ्रू आउट द ग्लोब यूज होता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होता है। मतलब इंडिया का साइंटिस्ट और अमेरिका का साइंटिस्ट, अगर दोनों से पूछो कि भाई स्टैंडर्ड टर्म्स में बताओ हमें कि इसका क्या यूनिट है, तो वो एक टर्म इसमें से या एक यूनिट इसमें से चूज करके आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज स्टैंडर्ड है मतलब कि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही फॉर्मेट में फॉलो हो रही है। क्लियर बात है इतनी? चलो, तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसे हम एसआई यूनिट्स के नाम से, बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है, एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होते हैं, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो एसआई सिस्टम में कितने बेस यूनिट्स होते हैं? 7 बेस यूनिट्स। कितने बेस यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में? 7 बेस यूनिट्स, एंड दीज यूनिट्स पर्टेन टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। अब ये जो 7 यूनिट्स हैं, ये आपकी पूरी की पूरी पैरामीटर्स, जितनी भी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं जो हम मेजर करते हैं, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका टाइम हो गया, करंट हो गया, सब कुछ कवर कर लेता है। फिर आप बोलोगे कि मैम इतनी सारी होती हैं तो केवल 7 क्यों दी हैं? अरे भाई, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको यूज करके, इनको कंबाइन करके हम बाकी चीजों की यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। मतलब ये तो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ हम क्या करेंगे, बाकी ये जो क्वांटिटीज हैं इनको इजीली डिराइव कर लेंगे। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कितना पढ़ना है? केवल ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और नीट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूं, आपको ज्यादा कुछ यूज आने नहीं वाला है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स यूज नहीं आने वाला है, ठीक है। हम अगर इतना भी पढ़ लेंगे हमारे लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे तो हम इजीली यूनिट्स को डिराइव करना भी सीख जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। तो वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या 7 बेस यूनिट्स हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सी, ये रही आपकी 7 फंडामेंटल बेस यूनिट। सबसे पहला क्या है भाई? लेंथ। देखो क्या क्या दिया है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, इसके साथ में क्या दिया है, सिंबल क्या यूज होता है इस क्वांटिटी के लिए। फिर नेम ऑफ द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये जो है भाई ये थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होता है, ठीक है। होते बहुत सारे हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड है। इसके साथ फिर इस यूनिट का क्या सिंबल है ये भी हम स्टडी करेंगे। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। सबसे पहली बेस क्वांटिटी जो है हमारी वो क्या है? लेंथ है, ठीक है। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं भाई? सेंटीमीटर्स, मीटर्स, मिलीमीटर्स, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो लेकिन जो एसआई यूनिट है या जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, वो क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। मतलब जैसे लिखना हो 20 मीटर्स, 300 मीटर्स, तो ये कैपिटल एम नहीं होगा, स्मॉल एम। हमें इस पर स्टिक करना है भाई, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने किया तो आपका टर्म ही बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी बता देती हूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा, अभी जब हम यहाँ पर इस लेवल पर पढ़ रहे हैं, कैपिटल एम एक टर्म होता है बेटा, जो आप फर्दर इसी चैप्टर में पढ़ोगे, जिसका नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर एक और टर्म होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम से हम मोलैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं,
लेकिन ये सारी चीजें बहुत स्पेसिफिक होंगी। अगर क्वेश्चन में आया है ऐसा कुछ कि आपको लेंथ बतानी है किसी चीज की और फिर आप स्मॉल m में उसका आंसर दे रहे हो, या जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उसमें स्मॉल m लिखा है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि वो मीटर है या मोलालिटी है। इस तरह से कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड बेस यूनिट जो कि है मास। क्या है सेकेंड बेस यूनिट? मास। सिंबल क्या है मास का? स्मॉल m। आप बोलोगे भाई इतने सारे स्मॉल m आ रहे हैं, नहीं, कंफ्यूजन, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। स्मॉल m मास का सिंबल है। SI यूनिट का नाम क्या है? किलोग्राम्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द SI यूनिट? इट इज किलोग्राम्स। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? kg। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? kg। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। थर्ड हमारे पास क्या है भाई? टाइम। थर्ड बेस यूनिट जो है वो है टाइम। सिंबल क्या है क्वांटिटी का? स्मॉल t। अब यहां पर ध्यान देंगे कि कैपिटल T यूज ना करें। कैपिटल T किसका हो जाता है? टेम्परेचर का। ठीक है, तो स्मॉल t इज फॉर टाइम एंड कैपिटल T इज फॉर टेम्परेचर। क्लियर बात है? चलो, SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। अब टाइम हम आवर्स में भी मेजर करते हैं, मिनट्स में भी मेजर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारा? सेकेंड्स। ठीक है, चलो सिंबल SI यूनिट का क्या हो जाएगा? स्मॉल s। स्मॉल s। ठीक है, चलो ओके। इसके बाद फिर ठीक है, फोर्थ जो हमारा यूनिट या बेस क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? I या L? क्या है बताओ? ये और ये सेम नहीं दिख रहे? लेंथ का है स्मॉल l और इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? कैपिटल I। अब भी क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का ये सिंबल है। नेम क्या होगा SI यूनिट का? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। एंड डिनोट किससे करते हैं इसको? कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें लिखना है कभी कि कितने एम्पियर करंट है, से फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर्स करंट है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 5 एम्पियर्स, कैपिटल A। क्लियर बात है? जैसे और अगर आपको और किसी फॉर्मेट में देख लो, जैसे 2.7 एम्पियर्स करंट है तो 2.7 एम्पियर्स, जैसे कोई भी मैग्नीट्यूड नंबर होगा उसके बाद में यूनिट आएगा, यूनिट पहले नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, हम बहुत स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। चलो, आप थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या सिंपली आप टेम्परेचर भी बोल सकते हो। आप बोलोगे मैम थर्मोडायनामिक इतना टेक्निकल क्यों कर दिया है, इतना भारी भरकम वर्ड हमारे मुंह पे क्यों देकर मारा है? अरे तो भाई थर्मोडायनामिक जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना, इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी। थर्मो मीन्स व्हाट? हीट। डायनामिक मतलब फ्लो। तो हीट फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर की बात हम करते हैं कभी। ठीक है, या टेम्परेचर क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हीट ऑफ एनी बॉडी, है ना? तो इसीलिए थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोल दिया है एनसीईआरटी ने। रिप्रेजेंट किससे करते हैं टेम्परेचर को? कैपिटल टी से। वही टेम्परेचर है ये हमारा, वही जो बॉडी का होता है। कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का? बताओ भाई, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, क्या होता है। ठीक है, चलो अच्छा, नेम ऑफ एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, केल्विन। डिग्री सेल्सियस बहुत सुनते हैं हम, है ना? डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा सुनते हैं ये चीज, तो हमारे दिमाग में लगता है कि स्टैंडर्ड तो भाई डिग्री सेल्सियस ही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? केल्विन है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर आया है। और सिंबल कैपिटल के, क्या होगा? कैपिटल के। ओके, आगे चल करके टेम्परेचर कन्वर्जन भी हम देखेंगे। अभी के लिए मान लो कि
273 केल्विन, जो आप बहुत ज्यादा, जिसकी पिक्चर आप देखने वाले हो कमिंग केमिस्ट्री में, तो अभी से देखते हुए चलो, इसको थोड़ा सा पहचान लो अभी से, मतलब ये टर्म थोड़ा सा पहचान लो, जान पहचान करवा देती हूं मैं आपकी, ताकि आगे जब आप मिलो तो आपको ऐसे अकेला अकेला ना लगे या अनजाने से ना रहो, दोस्त बन जाओ, ठीक है। तो 273 केल्विन, के कैसा लिखा है मैंने, कैपिटल के। ओके चलो, अब ये तो हमारा 5th बेस क्वांटिटी हो गया था। 6th बेस क्वांटिटी भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बड़ा परेशान करता है बच्चों को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारा एक बेस क्वांटिटी है जिसको हम मेजर किस में करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोल्स है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से नहीं, n, स्मॉल n से। थ्रू आउट केमिस्ट्री हम मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से। और यूनिट, SI यूनिट क्या है, MOL, क्या है भाई, MOL। अब आप बोलोगे कैसे लिखें भाई इसको, तो मान लो कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 2 मोल्स है, तो उसको कैसे लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, 2 मोल हो गया या 10 मोल हो गया, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाते जा रही हूं कि ये यूज कैसे होता है या कैसे दिखता है, कैसे लिखते हैं हम इसको। चलो ओके, अब फाइनली है 7th, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन सिंस इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा हमको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है L और सबस्क्रिप्ट में V है, ठीक है, साथ में नहीं है। फिर कैंडेला होगा, इसका क्या, SI यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ कैंडेला मेजर करते हैं। और सिंबल CD, सिंबल क्या है, CD, ठीक है। तो इतने सारे हमारी बेस क्वांटिटीज हैं। चलो अब इसके साथ साथ आप बोलोगे कि मैम ये तो बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है, क्या भाई और भी तो होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का यूनिट तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, एरिया होता है, एरिया का यूनिट कहीं नहीं दिख रहा है, किस तरह से पढ़े फिर उसको। तो जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं और इन्हीं को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं को यूज करके हम अपनी बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम पिक्चर, किस तरह से डिराइव कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहला हम लेंथ ले लेते हैं, चलो लेंथ ले लिया, ठीक है। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। और यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट इट इज मीटर्स, है ना। अब ये तो लेंथ हो गया, ये तो हमने कौन से डायमेंशन में बात कर ली, 1 डायमेंशन में बात कर ली। अब 2 डायमेंशंस में बात करते हैं जरा। हमने सबने सुना है क्या भाई, एरिया। लेंथ की अगर बात करें तो ये किसी भी मटेरियल की लेंथ है, दिस इज द लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक मान लो कितनी है, 2 मीटर्स। ओके, ये 2 मीटर्स नहीं है लेकिन हमें विजुअलाइज करना है। नीट के पेपर में भी तो जरा सा दे देते हैं 100 मीटर्स, तो व्हाई नॉट हियर, ठीक है, आदत डाल के चलना पड़ेगा। ऑल्दो हमें पता है कि 2 मीटर्स बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए इस तरह से देख लो। अच्छा, अब आता है एरिया। तो एरिया को हम कैसे लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। चलो एरिया का भाई फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका यूनिट तो हमें पता है, लेंथ का यूनिट हमें पता है, लेकिन एरिया का यूनिट वो तो नहीं दिया था इस टेबल में, नहीं दिया था, तो निकालेंगे, डिराइव करेंगे। वो जो यूनिट्स है उनकी हेल्प से हम सारे यूनिट्स निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे। चलो, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। अब लेंथ, मान लो लेंथ ये 2 मीटर्स है और ब्रेड्थ भी 2 मीटर्स है, ठीक है, लेंथ भी 2 मीटर्स है और ब्रेड्थ भी 2 मीटर्स है, ये हमारा स्क्वायर है। ओके, लेंथ भी 2 मीटर्स है, ब्रेड्थ भी 2 मीटर्स है। तो आपको नहीं लगता ये लेंथ का यूनिट तो मीटर ही हो जाएगा, लेकिन ब्रेड्थ का यूनिट क्या होगा, इनटू ब्रेड्थ का यूनिट क्या होगा, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ का ही फॉर्मेट है ना, ब्रेड्थ भी क्या है, लेंथ ही तो है, ठीक है।
तो लेंथ है इसीलिए उसका भी यूनिट क्या होगा, m। ओके, ब्रेड्थ इज नथिंग बट लेंथ ना, हम उसको बस बोल देते हैं दूसरे टर्म्स में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ऐसे ही वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। मान लो यही एक हमारा क्यूब है, तो क्यूब में एक तीसरा पैरामीटर आ जाएगा, वो क्या है, हाइट। लेंथ के साथ ब्रेड्थ के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइट जुड़ जाएगा। लेकिन 2 मीटर 2 मीटर ये बता क्या रहा है, लेंथ ही तो बता रहा है। अगर मान लो आपको नहीं पता होता कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और आपको बोल दिया होता कि भाई 2 मीटर्स एक क्वांटिटी है, बताओ क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल देते कि लेंथ है, क्योंकि 2 मीटर्स तो लेंथ ही हो सकती है ना किसी भी चीज की। इसीलिए ब्रेड्थ भी एक हमारा फॉर्मेट है लेंथ का, और ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली क्या मिलता है, मीटर स्क्वायर। तो यही तो होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला, मीटर स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो क्या निकल कर आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, तभी आई विल अश्योर कि आपको ये चीज समझ आई है। ठीक है, किसका बताना है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बताओ जरा, कैलकुलेट करके देखें कितना समझ आया है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद एक और आपको बताना है डेंसिटी, डेंसिटी का एसआई यूनिट। 2 चीजों का एसआई यूनिट बताना है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, जब भी हम यूनिट डिराइव करते हैं ना, तो हम अप्रोच कैसी रखते हैं, फॉर्मूले से। जैसे यहां पर हमें एरिया का फॉर्मूला पता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला, अगर डेंसिटी का यूनिट डिराइव करना है तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी, डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RHO। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हम बीच में ही बहुत सारी सीख लेंगे, है ना, नई नहीं रह जाएंगी ये हमारे लिए। चलो, तो रो इज इक्वल टू, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखो, मैंने आपको इसीलिए वॉल्यूम का क्या डिराइव करवाया था, यूनिट, ताकि आप डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो। ठीक है, काम इजी हो गया ना। चलो, तो इन दोनों चीजों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, बाकी इनका जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, चलो, आई होप इतना क्लियर है सभी को किस तरह से हमने एक लेंथ को लेकर के एरिया का भी यूनिट डिराइव कर लिया और वॉल्यूम का भी यूनिट डिराइव कर लेंगे। सिमिलरली डेंसिटी में, अब देखो, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या हमने वो बेस क्वांटिटीज में देखा था या नहीं, तो उसका यूनिट हमें डायरेक्टली पता है, उसका एसआई यूनिट क्या है, और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। भाई इतनी सारी हेल्प कर दी है, ये 2 जरा सी छोटी सी चीजें बताने के लिए मैंने आपकी इतनी हेल्प कर दी है। अब भी अगर आंसर नहीं आएगा तो भाई थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है ना। तो सभी लोग, एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग सही आंसर देने वाले हो। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में प्रीफिक्सेस क्या यूज होते हैं ये देखेंगे जरा। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले वाला कुछ, प्री मतलब कुछ पहले वाला। अब क्या पहले वाला समझते हैं जरा, देखो। ओके, अलग अलग पैरामीटर्स हैं यहां पर, देखो मल्टीपल अगर 10 टू द पावर -15 है तो प्रीफिक्स क्या आएगा, फेम्टो। क्या आएगा, फेम्टो। ये इन जनरल पूरे मीटर के ही बताए हैं, फेम्टोमीटर। पिको अगर 10 टू द पावर -12 है तो आ जाएगा पिको, और सिंबल क्या होगा, पी। ठीक है, पिको, जब भी पिको वर्ड है, जैसे अगर फेम्टो आए तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, 10 टू द पावर -15। पिको आ जाए तो भाई क्या क्लिक होना चाहिए, 10 टू द पावर -12। नैनो अगर आ जाए तो क्या क्लिक होना चाहिए, 10 टू द पावर -9।
ठीक है, अब ये क्या पढ़ा रहे हो मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तो ये प्रीफिक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया है 1 मीटर, तो इसमें कितने नैनोमीटर्स होते हैं, या कितने पिकोमीटर्स होते हैं, या कितने फेम्टोमीटर्स होते हैं, या कितने माइक्रोमीटर्स होते हैं, या कितने मिलीमीटर्स होते हैं, ये हम किससे पता लगाते हैं, ये सारे प्रीफिक्सेस से। जैसे 1 मीटर लिखा है और बताना है कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर्स होते हैं, तो कैसे करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर्स। सिंपली क्या कर देना है, यही, ये जो पिको पूछा है तो उसी के टर्म्स में हम लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, अगर बोला है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। क्लियर बात है। तो इस तरह से इन प्रीफिक्सेस को हम यूज करते हैं, मतलब जो हमारा बेस यूनिट है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट मीटर था ना, उसके पहले जो यूज होता है वर्ड, जैसे कि फेम्टो, नैनो, पिको, ये क्या है, प्रीफिक्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रीफिक्सेस दैट आर यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, केजी, ओके, केजी, और क्या पढ़ा था, बताओ भाई, और क्या पढ़ा था, केजी के साथ साथ, केजी तो मास का हो गया था, फिर टाइम, टाइम में भी हम देख लेते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट क्या था, सेकेंड्स था। उसके पहले अगर लगा दिया नैनो सेकेंड्स, अगर नैनो लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नैनो सेकेंड, और छोटा यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कुछ कुछ टर्म्स कहीं कहीं काम आएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया है कि अगर फेम्टो आए तो फेम्टो का मतलब है 10 टू द पावर -15, पिको आए तो -12 की पावर। माइक्रो तो आप पहचान ही पाओगे ना, माइक्रो तो देखा होगा कभी पहले भी, माइक्रो की बात होती है मतलब 10 टू द पावर -6। मिली की बात होती है तो 10 टू द पावर -3, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन, आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब सिमिलरली सेंटी के लिए क्या यूज होगा, मल्टीपल 10 टू द पावर -2, डेसी के लिए 10 टू द पावर -1। अभी ये इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं ये भी हम सीखेंगे, ठीक है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। डेका सिर्फ 10, हेक्टो 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3 एंड मेगा 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये सारे पावर्स हैं। अच्छा, इस तरह से हम देखते हैं हमारी जितनी भी ये प्रीफिक्सेस हैं, अभी हमने सारी कवर कर लिए, ओके। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन सिखा देती हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, ठीक है। देखो, तो आप हेडिंग डाल लो यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तीनों एस्पेक्ट्स में हम देख लेंगे, मास के एस्पेक्ट में भी देख लेंगे, वॉल्यूम के एस्पेक्ट में भी देख लेंगे, और लेंथ में भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल लेंथ। तो लेंथ के जितने भी पॉसिबल यूनिट्स हैं, ये शायद आपने पहले कभी किया हो, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूं तो रिकॉल हो जाएगा। लेंथ के यूनिट्स कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, यस, किलोमीटर्स, ठीक है, फिर हेक्टोमीटर्स, फिर डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और भाई मिलीमीटर, मिलीमीटर्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके यूनिट्स हैं, किसके, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना ऐसा यूनिट, और ये सारे यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो चलो, कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर से हमें हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मान लो कि हमारा जो आंसर है वो किस में आया है, एज पर दी क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया है, और जितने भी यूनिट्स दिए थे, जितने भी पैरामीटर्स दिए थे, वो सारे किलोमीटर्स में दिए थे, तो हमने अपना आंसर किलोमीटर में निकाल लिया भाई। अब जब ऑप्शंस देखे ABCD, तो उसमें ऑप्शंस तो अलग अलग वैल्यूज में दिए जा रहे हैं, मतलब कि एक ऑप्शन हेक्टोमीटर में है, एक डेकामीटर में है, मीटर में तो है ही नहीं, मतलब ऐसा यूनिट जो है उसमें तो आंसर ही नहीं दिया है, कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, फिर क्यों पढ़ाया इतना स्टैंडर्ड।
फिर उसके बाद सेंटीमीटर में कोई आंसर है और मिलीमीटर में कोई आंसर है। पॉसिबिलिटी होती है। देखो ये वाला जो चैप्टर है ये यही सारी क्रॉस चीजें जितनी भी हैं एक दूसरे से लिंक्ड उन्हीं को तैयार करवाता है। ठीक है, तो किलोमीटर से मान लो हेक्टोमीटर में हमें करना है, हमारा आंसर तो किलोमीटर में आ गया, लेकिन ऑप्शन में देखा कि हेक्टोमीटर में है भाई, तो चेक करना पड़ेगा ना कि सही भी है या नहीं, टिक लगाना पड़ेगा, गोला भरना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पहले कि आंसर सही है या नहीं। तो उसके लिए पहले सीखते हैं कन्वर्जन। क्या सीखते हैं? कन्वर्जन। ठीक है, तो बहुत इजी है। जैसे ही जंप करते करते जाएंगे, एक से दूसरे यूनिट पर जंप करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 होता जाएगा। क्या होता जाएगा भाई? इंटू 10 होता जाएगा। मतलब किलोमीटर से हेक्टोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। इसको ऐसे लिख लिया। फिर 1 किलोमीटर अगर डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 2 बार 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक जंप में मल्टीप्लाइड बाय 10, दूसरी जंप में भी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या हो जाएगा? ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। ठीक है, फिर मान लो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 जंप्स लग जाएंगी भाई, इंटू 10 और हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 मीटर्स। क्या आया? 1 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। और ये तो भाई हमने अक्सर देखा हुआ है, ये वाली चीज तो पहचानी लग रही है। एक बार ये चीजें पहचानी हुई ना लग रही हूँ, लेकिन ये तो पहचानी हुई लग रही है ना। तो देखो वेरीफाई हो गया किस तरह से हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि 1 किलोमीटर में भाई 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद सिमिलरली अगर हमें डेसीमीटर पर आना है तब क्या करेंगे? सेंटीमीटर पर आना है तब क्या करेंगे? मिलीमीटर पर आना है। मतलब आप समझो कि ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है और ये सबसे छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, यहां पर आते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? और हमारा मैग्नीट्यूड ज्यादा होता जाएगा लेकिन यूनिट की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो यहां तक आएंगे तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6, लेकिन यूनिट मिलीमीटर, जान ही नहीं है यूनिट में। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? मान लो मिलीमीटर में आंसर दिया हुआ है या हमारा आंसर मिलीमीटर में आया है, लेकिन जो ऑप्शन है भाई वो या तो मीटर में है या हेक्टोमीटर, किलोमीटर, किसी भी और यूनिट में है। तब क्या करेंगे? तब कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे हम यहां आए थे तो 10 मल्टीप्लाई होता गया था ना, लेफ्ट से राइट आए थे। मेरा लेफ्ट ये है और राइट ये है, तो लेफ्ट से राइट आने पर 10 मल्टीप्लाई होता गया था। अब राइट से जब लेफ्ट जाएंगे तो 10 डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, मतलब मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। मतलब कहने का है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1 बाय 10 सेंटीमीटर लिख लो आप। और क्या लिख सकते हो? 10 टू दी पावर -1 सेंटीमीटर। इनवर्स में भी लिख सकते हो, उल्टा। ठीक है, क्लियर है इतना? सिमिलरली सेंटीमीटर से मान लो हमें कहाँ आना है? मीटर पे। सेंटीमीटर से कहाँ आना है? मीटर पे। ठीक है, तो कितनी जंप लगेंगी? 1 एंड 2, 2 जंप लगी। मतलब डिवाइडेड बाय 10 2 बार हुआ। सेंटीमीटर से मीटर में आने में डिवाइडेड बाय 10 2 बार हुआ। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? तो भाई 2 बार 10 डिवाइड करा है तो क्या हो जाएगा? 100। ओके, एंड देन मीटर्स। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 मीटर्स। ठीक है, ये तो पहचाना हुआ लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है ना? अच्छा, यहां मान लो मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो एक और चीज आपको पहचानी हुई लगेगी। मीटर से जब सेंटीमीटर जाओगे, मैं लिख रही हूं 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर होगा? मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक जंप इंटू 10, एक और जंप इंटू 10, तो ये सेंटीमीटर पे आए तो कितना आ गया?
100 सेंटीमीटर। याद रखो इसको, ये है हमारा लेंथ पैरामीटर जो हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं एक और चीज। लेंथ डिस्कस कर लिया, अब क्या बचा है, वॉल्यूम और मास बचा है। तो देख लो मास भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है। सबसे पहला मास के लिए हम लिखेंगे केजी, इसके बाद हेक्टोग्राम्स, देन डेकाग्राम्स, फिर हमने लिखा ग्राम्स, उसके बाद डेसीग्राम्स, DECI। इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, DA है अगर तो वो डेका है, और सिर्फ D है तो डेसी है, छोटा यूनिट डेसी। ठीक है, DG, फिर आएगा CG, एंड देन फाइनली क्या आ जाएगा, MG, मिलीग्राम, सबसे छोटा यूनिट। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ पर मास में ऐसा यूनिट केजी है, लेकिन ग्राम्स में भी देखा है हमने और मिलीग्राम्स में भी देखा है कॉमनली, है ना। सेंटीग्राम्स और डेसीग्राम्स, डेकाग्राम्स इतना ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारा आंसर है वो इन टर्म्स में दिया हो, तो हमें आनी चाहिए चीज़ें। ये चीज़ यहीं सीख लेंगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो ओके, तो अब केजी से अगर हमें ग्राम्स में जाना होता है तो क्या करते हैं भाई, इंटू 10, 3 जंप लगी तो 1 kg इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 ग्राम्स। ठीक है, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। इसके बाद ग्राम्स से अगर मिलीग्राम्स में जाना है तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितनी जम लगेंगी, 1 2 3 बाई 1000 मिलीग्राम, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10 to the power 3 mg, as easy as that। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, इसके बाद कोई और यूनिट ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें CG से कहाँ जाना है, G तक जाना है, सेंटीग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सेंटीग्राम ले लिया, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स पता करना है, तो उल्टा आ रहे हैं ना, अब तो उल्टा आ रहे हैं तो क्या होता जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 CG इज इक्वल टू 1/10, और एक और बार डिवाइडेड बाय 10 होगा, है ना, तो 100 लिख दूं, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 दो बार है, मतलब डिवाइडेड बाय 100, और फिर क्या आ जाएगा, ग्राम्स। ग्राम्स तक पहुंचे हम डिवाइड करते करते, तो 1 CG इज इक्वल टू कितना, 10 to the power -2 ग्राम्स। ओके, इस तरह से हमने कर लिया ये वाला कन्वर्जन। तो मास के केस में भी सेम होगा। अब जब वॉल्यूम के केस में करेंगे तब भी सेम होने वाला है। वॉल्यूम के केस में आप देख लेते हैं जरा, देखो वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम हम किस में मेजर करते हैं, लीटर्स में, तो लीटर्स वाली सीरीज चलेगी। किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। डेकालीटर के बाद आएगा हमारा सिर्फ लीटर, फिर डेसीलीटर, देन सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। इसमें कौन कौन सी पहचानी हुई पिक्चर्स हैं आपकी, मिलीलीटर सुना है, लीटर सुना है और किलोलीटर सुना है ना, लेकिन अब ये सारी चीजें सुनने की आदत डाल लो। ओके, चलो अच्छा, ये लर्न करने में अगर दिक्कत हो तो ये सीरीज लिख लो आप। सबसे पहले क्या आएगा, किलो, फिर हेक्टो, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, डेका, फिर क्या आ जाएगा, सिंपल। सिंपल जो भी हमारा यूनिट है, जैसे यहां पर लीटर है तो लीटर, वहां पर मीटर था तो मीटर, और अगर मास है तो ग्राम्स, है ना, लीटर या मीटर, या फिर और क्या हो सकता है, मास किस में करा था, ग्राम्स में। ठीक है, यही तीनों चीजें देखी हमने। अच्छा, डेका हो गया, लीटर हो गया, मतलब जो भी बेस यूनिट है, उसके बाद फिर डेसी, क्या हो जाएगा, डेसी, फिर सेंटी,
सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम्स, जो भी, एंड देन फाइनली मिली। इस सीरीज में आप लर्न कर लो, इजिली लर्न हो जाने वाला है, थोड़ा बुद्धि खोलकर याद करना, आराम से हो जाएगा याद, ठीक है। चलो अब यहाँ किलोलीटर से लीटर पे जाना है। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, तो 1000 लीटर्स। 3 जंप लगेंगी, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या हो जाएगा, इंटू 1000, ठीक है, 1000 लीटर्स। अच्छा, अगर लीटर से मिलीलीटर पर जाना है तो इसको लिख लिया 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, तो भाई कितनी जंप लग रही हैं, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 1000 ml। ये तो पहचानी हुई पिक्चर है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मिलीलीटर से किसी यूनिट में आना है, जैसे फॉर एग्जांपल डेसीलीटर से डेकालीटर में आना है, तो कैसे करेंगे भाई, डेसीलीटर लिख लो, डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू हाउ मच, कितनी जंप लगी, 1 और 2 यहां तक पहुंचने के लिए, तो 1/100 DAL, या इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 DL इज इक्वल टू 10 to the power -2 DAL, ठीक है। 1 डेसीलीटर में इतने डेकालीटर्स होते हैं भाई, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आई होप कि ये कन्वर्जन्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं आगे का। सी, जो हमारे पास इससे पहले यूनिट कन्वर्जन था, इसको हम कैसे डील करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो आपको जस्टिफाइड है, हमें ये भी लर्न करना है भाई, हमें ये भी लर्न करना है। तो ये निकल कर कैसे आया, तो इतनी जो कहानी अभी हमने सीखी थी वो इसीलिए सीखी थी, ठीक है, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। कैसे हम कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो, ठीक है। तो देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये मैं करके नहीं बता रही हूँ, अगर ये नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां से पिकअप कर लेते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब क्यों आया, देखो अगर मान लो सिर्फ हम ये वाले यूनिट्स लेकर चलते हैं, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, तो मीटर है ना, लेंथ का यूनिट है, मीटर की स्ट्रिप लिख ले। चलो मीटर की स्ट्रिप लिख लेते हैं भाई, क्या होगी, सबसे पहले आ जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, या सॉरी हेक्टामीटर, उसके बाद डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। यही होगी हमारी स्ट्रिप पूरी, सही लिखी है। चलो ओके, अब सेंटीमीटर और डेसीमीटर को पिकअप कर लेते हैं, तो वो कहां पर है, ये रहा डेसीमीटर और ये रहा सेंटीमीटर, आसपास ही है। तो चलो इनको लिख लो, डेसीमीटर लिख लिया और क्या लिख लिया, सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर बाद में आया, चलो बाद में लिख लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। आप खुद सोचो कि 1 डेसीमीटर है तो उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 डेसीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो इंटू 10 होगा ना, तो जब इंटू 10 होगा तो सी 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे यहां पर क्या हमें यही पिक्चर दिख रही है, इट इज क्यूब राइट, तो 1 डेसीमीटर क्यूब है, मतलब 1 डेसीमीटर कितने बार है, 3 बार है, तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब 1 डेसीमीटर जो है ये किसके इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल होगा भाई, 10 सेंटीमीटर। तो इसको जरा लिखो ना क्लब करके, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ऐसे ही इसको लिख लो आप क्लब करके, 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1 ओनली, एंड डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर कितना हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब। तो हुआ ना 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू
1000 सेंटीमीटर क्यूब। वेरीफाइड? आ गया समझ में? इजी था, ठीक है। तो ये जो एक कन्वर्जन है एनसीईआरटी में गिवन है, तो अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे टाइम के साथ हो जाएगा याद। अगर नहीं भी होता है तो ये है हमारे पास ब्रह्मास्त्र, फटाक से, इजी कॉन्सेप्ट है, फटाक से पेन चलाओ और निकाल लो, ठीक है। क्लियर बात है इतनी? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे बाकी चीजों के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर। क्या है भाई? टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर्मूले दो गिवन है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट सबसे पहली चीज डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर को डिनोट हम कैपिटल टी से करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। और जो बाकी यूनिट्स हैं वो क्या है? अदर यूनिट्स। क्या है भाई अदर यूनिट्स? जल्दी से बताओ। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट। ये सी भी कैपिटल है, ये एफ भी कैपिटल है, ठीक है। ये गाइस डिग्री केल्विन तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये किसी ने किया तो पिटाई लगेगी। डिग्री केल्विन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केल्विन है, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये जो आपके दो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, ये आपके कब काम आने वाले हैं? मान लो आपका आंसर किस में आ गया है? डिग्री सेल्सियस में, लेकिन ऑप्शंस किस में दिए हैं? डिग्री फ़ारेनहीट में। तो फंस जाओगे अगर ये कन्वर्जन नहीं आएगा तो। आपने पूरा इतना बड़ा पेज का आंसर निकाला है इतनी मेहनत करके, लेकिन कहाँ फंस गए भाई? अगर ये इतना सा कन्वर्जन नहीं आता तो, ठीक है। ये कन्वर्जन्स आपको प्राइमरी क्लासेस में सिखा दिए जाते हैं, लेकिन ठीक है, हम आते आते चीजें भूल जाते हैं, लेकिन रिवाइज करने पर याद आ जाती है हमें। तो यही चीज हम यहाँ पर सीख लेते हैं, जरा ब्रशअप कर लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहीट को अगर डिग्री सेल्सियस में हमें करना है या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहीट में करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलो इस पर जरा रुककर बात कर लेते हैं। मान लो कि डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है। डिग्री सेल्सियस हमें कितना गिवन है? कितना गिवन है डिग्री सेल्सियस? बताओ जरा। 0 डिग्री सेल्सियस मान ले। चलो डिग्री सेल्सियस हमें 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो इसकी वैल्यू फ़ारेनहीट में कितनी होगी? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? फॉर्मूला पता है हमें, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू जो भी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में प्लस 32, ठीक है। ओके अच्छा, अब 9/5 कर लेते हैं जरा। डिग्री फ़ारेनहीट में वैल्यू जाननी है 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 9/5 इंटू हाउ मच? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ठीक है। तो अब एनीथिंग इंटू 0 इज नथिंग बट 0। आगे क्या है? प्लस 32। तो ये जो हमारा इतना पोर्शन है ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या? प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू हाउ मच आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। मतलब कि इसका कंक्लूजन क्या निकला कि 0 डिग्री सेल्सियस is equal to how much? 0 degree Celsius equal to how much? 32 degree Fahrenheit. 32 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। क्लियर बात है? चलो अच्छा, एक और पहचाना सा यूनिट देख लेते हैं हम। 100 डिग्री सेल्सियस मान लो गिवन है। 100 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहीट, इन डिग्री फ़ारेनहीट हमें पहचानना है, देखना है कि कितना होता है। तो कैसे करेंगे? देखो, हाउ विल वी डू इट? क्या फॉर्मूला था? डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही था ना? अच्छा, ये हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके चलो काटा पीटी करो फटाक से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 9 2 जा 18, लेकिन 0 भी है। 180 डिग्री सेल्सियस लिखूं क्या? नहीं, ये सब नहीं लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड लिख लो अभी। 180 प्लस 32 कितना आ गया? ये डिग्री फ़ारेनहीट में ये आ गया हमारा 2, 8, 9, 10, 11, 1 कैरी ऑन 1,
212 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहीट। इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहीट, 32 डिग्री फ़ारेनहीट, और क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहीट, 212 डिग्री फ़ारेनहीट। अब ऐसे ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने स्टैंडर्ड निकाल दिया। आप बोलोगे मैम और कोई वैल्यू दी है, तो चलो देख लेते हैं ज़रा। और कोई वैल्यू अगर मान लो दी है तो चेक करो। मान लो कितना दिया है, 35 डिग्री सेल्सियस ले ले, 35 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री फ़ारेनहीट। 35 डिग्री सेल्सियस है, मतलब भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. So what will we get? 9/5 इंटू 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, तो 5 1 जा 5 7 जा 35, 9 7 जा हाउ मच 63 प्लस 32. क्या यही होगा, 3 4 5 5 एंड 6 7 8 9 95 डिग्री फ़ारेनहीट. ठीक है, इस तरह से जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है हम उसे फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब उल्टा करना हो, मान लो कि फ़ारेनहीट में डाटा दिया है और डिग्री सेल्सियस में करना है, तो क्या करोगे, चलो उसके लिए भी देख लेते हैं. सेम फॉर्मूला यूज होगा, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. यहां से अगर हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू चाहिए तो इसको फॉर्मूला हम या तो एज इट इज लर्न कर लें और इसी को फिर आगे जाकर के मैनिपुलेट कर लें इन द टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस. कैसे करेंगे, f -32, ये इधर प्लस 32 है तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -32. तो डिग्री फ़ारेनहीट -32 इधर आया इक्वल टू के, इज इक्वल टू कितना बचा भाई, 9/5 डिग्री सेल्सियस. ओके, ठीक है. अब मान लो ये जो पूरा टर्म है ये इन ब्रैकेट्स है ना, मैंने इन ब्रैकेट्स कर दिया है. तो डिग्री फ़ारेनहीट -32. ओके, इधर अगर हम सिर्फ डिग्री सेल्सियस चाहते हैं तो 5/9 हो जाएगा जब ये इस तरफ जाएगा, तो दिस विल गिव अस द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, चलो अब जरा क्रॉस चेक कर लें. क्रॉस चेक क्या करना है कि अभी तो हमने फ़ारेनहीट की जो वैल्यू थी, जो हमारी कितनी आई थी 212, मान लो 212 डिग्री फ़ारेनहीट था, वो क्या डिग्री सेल्सियस में कितना 100 डिग्री सेल्सियस आता है या नहीं, ज़रा चेक करते हैं. अच्छा चलो देखो. ओके, सो मान लो डिग्री फ़ारेनहीट कितना गिवन है, 212 डिग्री फ़ारेनहीट. ओके, हमें डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो क्या होगा, सी इट विल बी F212 -32. ठीक है, यही हो जाएगा एज पर दिस फॉर्मूला, इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. ठीक है, चलो इसको माइनस करो 0 एंड ये कितना हो जाएगा 180 इंटू 5/9, 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, भाई आ गया 100 डिग्री सेल्सियस. हमने बोथ वेज चेक कर ली चीज़. ठीक है, क्लियर है इतना. चलो आई होप ये चीज़ क्लियर है. अब मैं सारे डिग्री सेल्सियस के कन्वर्जन्स नहीं करवाने वाली हूँ आपको, जैसे ही क्वेश्चन आएगा बस ये सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है. ठीक है, चलो अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपकी केल्विन कन्वर्जन. तो केल्विन कन्वर्जन भी गाइस, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना सेकेंड वाला, ये वाला थर्मोडाइनमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. तो अब जो हम अगली बात करेंगे वो है केल्विन फॉर्मूला. अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. अब ये 0.15 को चाहो तो निगलेक्ट कर सकते हो, इन जनरल हम 273 ले लेते हैं, मोटा मोटा हिसाब किताब. ठीक है, तो अब इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, मान लो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा भाई, कैसे करेंगे, आओ समझते हैं जरा.
डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है हमें, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में ये 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, केल्विन का फॉर्मूला क्या था, केल्विन का कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेल्सियस प्लस हाउ मच 273, 0.15 मैं नहीं लिख रही अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब हाउ मच, 0 में ऐड कर रहे हैं ना कुछ, तो कुछ भी ऐड नहीं होने वाला, इजी चीज 273 ही आएगा हमारा केल्विन में। मतलब क्या इन्फरेंस क्या निकला, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन टेम्परेचर भाई। अब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है केल्विन में, तो कैसे करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, 7, 8, 9 और 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा इन्फ्रेंस क्या निकला, 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 इन केल्विन। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, जो भी इन डिग्री सेल्सियस वैल्यू दी है उसे हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, उसमें प्लस कर देना है 273, क्या कर देना है, प्लस कर देना है 273। क्लियर है, इजी है, चलो ओके। अब मान लो 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कितना होगा, ये डायरेक्ट करो, डायरेक्ट सीखो। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, तो ये इजी कन्वर्जन था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो और बहुत ज्यादा यूज होता है ना, क्योंकि केल्विन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे ये है एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम और क्या बोलते हैं भाई, साइंटिफिक नोटेशन को आप सुनोगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। पढ़ा होगा, अगर छोटी क्लासेस का कुछ याद हो तो एक्सपोनेंट्स पढ़ते थे हम मैथ्स में, तो एक्सपोनेंट्स क्या होता था, एनीथिंग टू द पावर n, मतलब एक नंबर उसके ऊपर दूसरा नंबर, है ना, यही होता था एक्सपोनेंट्स। अब इसका यहाँ पर क्या काम है भाई, केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो रीजन वही है, मैंने आपको बताया ना कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है जरूरी नहीं है कि वही पिक्चर, वही की वही पिक्चर हमें हमारे ऑप्शंस में भी दिख जाए, नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो उसके केस में क्या चीज आनी चाहिए हमें, एक तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, दूसरा मैग्नीट्यूड कन्वर्जन भी आना चाहिए। दो चीजें थी ना, जब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात कर रहे थे तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, जब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात कर रहे थे तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक था मैग्नीट्यूड जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और भाई दूसरा क्या था, यूनिट। दूसरा क्या था, यूनिट था। तो एक था हमारा मैग्नीट्यूड, दूसरा था हमारा यूनिट। अच्छा, यूनिट का चेंज कैसे करते हैं, इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने अभी बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड का चेंज कैसे करेंगे भाई, मैग्नीट्यूड का चेंज किस तरह से करेंगे, इसके फॉर्म में, ये हमारी हेल्प करेगा, साइंटिफिक नोटेशन हेल्प करेगा मैग्नीट्यूड को चेंज करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी यहाँ पर, सीखनी पड़ेंगी यहाँ पर, और जरूरी नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपका कहाँ पर यूज हो सकता है, फिजिक्स में भी यूज हो सकता है, जहां पर भी कैलकुलेशन आया है। तो ये एक जनरल टॉपिक है, ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। चलो, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n into
10 टू द पावर n। क्या मतलब है इसका? n इंटू 10 टू द पावर n मतलब होता है, इसी को मैं इस फॉर्मेट में लिख लेती हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये जो कैपिटल N हो गया, ये अब मैं इसके जस्ट नीचे लिख दे रही हूँ n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। तो यहाँ पर कैपिटल N स्टैंड्स फॉर दिस न्यूमेरिकल वैल्यू, और 10 टू द पावर n क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये जो स्मॉल n है ये क्या है? हमारा 5। ओके, तो ये सारा जितना भी है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये क्या होता है? ये जो हमारा है दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ये जो 10 टू द पावर n है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात होती है। एक और चीज, ये जो n की वैल्यू है ना गाइस, ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -5, मतलब कि ये जो n है, दिस कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना? आपने बहुत सारे ऐसे नंबर के फॉर्मेट्स देखे होंगे, जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 6 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना? तो ये जो n की वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। तो इट कैन बी बोथ। बिल्कुल ऐसे जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही होगी, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो वेयर n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, एंड कैपिटल N क्या है? कैपिटल N इज अ नंबर। यहाँ पर बता दो n क्या है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर n क्या है? 6 है। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन दिखता कैसा है, ये हमें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, अब बाकी जो नंबर्स हैं उनको कैसे ऑपरेट करते हैं, या ये जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है इसको हम कैसे डील करते हैं, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है, ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, चलो देखो। ओके, तो सबसे पहला आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मान लो जो भी हमारा नंबर है, इसको हमें इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन देखना है, तो कैसे आएगा? तो समझते हैं जरा। देखो, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 और 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8, ये तो ठीक है, ये तो मैं समझ रही हूं कि आप लोग समझ जाओगे। इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इस पर हम आ जाएंगे अभी बाद में, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा हाउ डू वी एक्सप्रेस एनी नंबर इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। चलो देखो, वेट, हाउ डू वी express any number in terms of scientific notation। ठीक है, तो इन जनरल साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज करते हैं? टू ईज आर कैलकुलेशन। जैसे कि आपको अभी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिख दिया है 5000, 1000 नहीं है, 1000 तक हम रुके ही नहीं, और आगे नंबर है, ये हमारा और ज्यादा आगे नंबर है। तो अब इतने बड़े नंबर को डील करना, भाई कैलकुलेशन मिस्टेक करवा देगा आपसे। ठीक है, तो ऐसा ना हो, उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। अब ये आता है भाई एप्लीकेशन पार्ट, कि कहां पर यूज हो रहा है। तो आपके सामने है इसका एप्लीकेशन पार्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा नंबर है n, उसको कैसे लिख लिया? एज इट इज लिख दिया, इनटू 10 टू द पावर, जो जीरोस हैं, कितने जीरोस है काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5
6 7 7 जीरोस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर में क्या चला गया 7। भाई ऐसा क्यों लिखा मैम, जरा बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, हम पहले के कॉन्सेप्ट्स भूल गए। तो देखो अगर मैंने 100 लिखा है तो 100 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये तो बेसिक है, ये तो आपको आता होगा। 10,000 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 4। बताओ जरा, जस्टिफाइड है? तो बस वही किया है, 5 इंटू 10 टू द पावर इतना गिव्स अस व्हाट, ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा और देख लो जरा, और देख लेते हैं, जैसे कि से ये है 20,000, तो इसको कैसे लिखोगे आप साइंटिफिक नोटेशन में, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। मतलब इतना बड़ा जो हमारा नंबर है ये एक छोटे फॉर्म में हम देख पा रहे हैं। तो जब हम छोटे फॉर्म में चीजों को देखते हैं तो थोड़ा सा दिखती हैं चीजें और हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। बाकी अच्छा और भी, अब ये तो इजी हो गए, ये तो बहुत आसानी से कर लोगे आप। थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन है 0.00025। ठीक है, अब इसको हमें इजी टर्म्स में लिखना है, इसको हमें क्या करना है भाई, इजी टर्म्स में लिखना है। तो अब इसको हम इजी टर्म्स में कैसे लिखेंगे, पता करो कैसे लिखेंगे इसको इजी टर्म्स में। देखो डेसिमल का खेल है सारा का सारा, काय का खेल है भाई, डेसिमल का खेल है। ठीक है, तो अगर डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड में है, ये हमारी n की वैल्यू है, डेसिमल अगर लेफ्ट साइड में है तो ये नंबर पिक्चराइज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। क्या करेंगे, जो डेसिमल है इसको कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। 1 2 3 4 जंप्स लगेंगी भाई। कितनी जंप्स लगेंगी, धीरे धीरे सीखो, 4 जंप्स लगेंगी। तो जब डेसिमल यहां ले आएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर में क्या आ जाएगा, क्या 4 आएगा, पावर में 4 जंप लगी हैं, 1 2 3 4, डेसिमल को यहां लाने में 4 जंप लगी हैं, 4, लेकिन ये पावर आएगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा यहीं से एक चीज देख लो जरा, फॉर एग्जाम्पल ये 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 है। अगर ये पूरा नंबर है, इसका मतलब डेसिमल कहां पर है, यहां है 0.00, इस तरह ये नंबर है। तो हम डेसिमल पॉइंट को कहां उठा कर ले गए, राइट से, मेरे राइट से लेफ्ट में ले गए थे, है ना, 5 लगाया था, 5.0 आप लिख सकते हो जो भी। ठीक है, जब इसको यहां ले गए थे तो कितनी जंप्स लगी थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 जंप्स लगी थी, तो हमारी पावर क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी, पॉजिटिव पावर आई थी। तो आप क्या करो कि एक छोटा सा टेबल बनाओ, है ना, क्या बनाना है, छोटा सा टेबल बनाना है, ऐसे डब्बा टाइप का बना लो, और इसमें अपनी शॉर्ट ट्रिक लिख लो। शॉर्ट ट्रिक क्या लिखनी है, शॉर्ट ट्रिक कि अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है डेसिमल पॉइंट, राइट से लेफ्ट, है ना, राइट से लेफ्ट अगर जा रहा है तो पावर कैसी आएगी, पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो पावर कैसी आएगी भाई, नेगेटिव। क्योंकि यहां पर देखो क्या हुआ है, लेफ्ट, माई लेफ्ट टू राइट, इधर गया है ना, तो पावर कैसी आई है, -4। अच्छा आप बोलो मैम हमें ये 2.5 वगैरह नहीं समझ में आ रहा है, ये भी हम नहीं पिक्चराइज कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या करो आप, यहां की जगह डेसिमल पॉइंट यहां लगा लो, इसको यहां ले आओ डेसिमल पॉइंट को, तो कितनी जंप लग जाएंगी, 5 जंप लगेंगी। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, फिर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा -5। मतलब जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाती है, और
अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, इधर से इधर की तरफ, तो पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती जाती है, पावर की वैल्यू +1 होती जाती है। क्लियर बात है इतनी? इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है? तभी आप साइंटिफिक नोटेशन का आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है? चलो थोड़े से और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 0.008, इजी। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? चलो, ये डेसिमल पॉइंट है, इसको हम कहाँ ले आए? इधर ले आए, ठीक है? तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम यहाँ ले आए, तो कितनी जंप्स लगी भाई? 1 2 3, 3 जंप्स लगी। तो नंबर क्या है? 8 इंटू 10 टू दी पावर में क्या आ जाएगा? 3 जंप्स लगी हैं तो -3। क्या आ जाएगा भाई? -3। क्यों? क्योंकि कहां से कहां गए हैं? नेगेटिव क्यों आई है? लेफ्ट से राइट में हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। ये क्या है? क्या है भाई? ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट किसके साथ कर रहे हैं? डेसिमल पॉइंट के साथ। तो ऐसे चाहो तो लिख लो डेसिमल, ठीक है? तो पावर को क्या होगा? लाइक दैट। चलो, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। चलो एक और चीज और देख लेते हैं जरा। 6.023, ओके, इंटू 10 टू दी पावर 23। क्या ये पहचान पा रहे हो? कोई बताएगा ये क्या है? अगर 10th में पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है किसी को? दिस इज नथिंग बट व्हाट? हमारा एवोगैड्रो नंबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो अगर ये एवोगैड्रो नंबर इस तरह से लिखा है, मतलब ये किस फॉर्मेट में लिखा है? साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में लिखा है। और साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में जब भी हम चीजें देखते हैं, मतलब कि हमने उसको इजी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। किस में एक्सप्रेस कर दिया है? इजी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब जब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जाओगे तो लंबी सी ट्रेलिंग जीरोस की एक लाइन आ जाएगी, ठीक है? तो वो चीज हमें नहीं करनी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो आप। 0 पॉइंट थोड़ा बड़ा ले लो, 0.0000076। इसको करो। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ ले जाएं? यहाँ ले आए, 7.6 कर दें इसको। 1 2 3 4 5 6 7 जंप्स लगी हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 7.6 इंटू 10 टू दी पावर -7। ओके, अच्छा, इतने बड़े नंबर्स इन जनरल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मान लो एग्जाम में हमारा आंसर आया है 0.003, ठीक है? लेकिन हमें ऐसा एक भी ऑप्शन देखने नहीं मिल रहा है। हमें ऑप्शन क्या देखने मिल रहे हैं? 3 इंटू 10 टू दी पावर -4, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -2 या 0.03 इंटू 10 टू दी पावर 2। इस तरह के हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा आंसर आया है भाई कैलकुलेशन के बाद। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? क्या लगता है? हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखा है ना भाई, तो साइंटिफिक नोटेशन जब सीखा है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें क्या क्या देगा? 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप। दिस विल गिव अस 3.0 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मच? 3 जंप लगे हैं -3, ठीक है? तो 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -3 जैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? यस, दिस वन। ये तो 10 टू दी पावर -4 है, ठीक है? अच्छा, यहां पर जरा चेक कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये है तो इसको और क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यही 0.03 है, 0.003 है ना? अगर मान लो कि मुझे डेसिमल पॉइंट नहीं ले जाना है 3 के बाद में, सिर्फ यहीं पर रोक देना है, तो हाउ कैन आई राइट इट? आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 जंप 2 जंप, तो डेसिमल पॉइंट यहां आ जाएगा। तो 0.3 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें?
यस दिस वन, ठीक है। तो मल्टीपल आंसर्स हमारे करेक्ट आ गए, मतलब इस फॉर्मेट में हमें आंसर्स मिल सकते हैं। ओके, तो अब ये दोनों आंसर्स अगर करेक्ट है मान लो हमारे ऑप्शन में, तो फिर जो आपके सब ऑप्शंस होंगे वो इस तरह से होंगे कि ऑप्शन मान लो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ऐसे हम अपने आंसर्स को यूनिट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको साइंटिफिक नोटेशन क्लियर है। अब चलो, अब जो हमें पढ़ना है वो है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ना है भाई? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी पढ़ना है। तो चलो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये एक्सपोनेंट फॉर्म में ही हैं, इनका अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है भाई? सी नंबर है हमारे पास 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 और 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है? हमें क्या सेम मिलता है? ये जो बेस है, टू दी बेस, ये हमें सेम मिलता है, ठीक है। तो इनके केस में क्या हो जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये जो n की वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि जो n की वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो पावर है, पावर, ये आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पावर्स आर एडेड, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ फिर? अब फाइनली इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? यहां पर देखो, यहां लिखा है 5.6, ठीक है। फिर यहां पर क्या है? 6.9। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आगे क्या होगा? फाइनली एक और ब्रैकेट में लगा रही हूं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? उनको ऐड करके। अजीब नहीं लग रहा है सुनने में कि पावर्स को ऐड कर दिया, बट दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। 10 टू द पावर 5 है, प्लस 8 आ जाएगा। प्लस 8 मैंने क्या बोला? पावर्स ऐड होते हैं, तो इट विल बी 5 प्लस 8। तो ये हमारा एक पहला स्टेप हुआ। इसमें क्या किया हमने? n की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, फिर है तो सब जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन ही ना, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन ना लगा करके कुछ भी नहीं लगाया, मतलब 2 राउंड ब्रैकेट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर हो गया पावर का एडिशन भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ पावर का एडिशन, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है? 38.64। कितना आता है? 38.64 आपका आंसर आया, ठीक है। इनटू 10 टू दी पावर 8 प्लस 5 इज 13। इजी, बहुत ज्यादा इजी है। क्या हो गया? ये हमारा एक आंसर आ गया। ऐसा आंसर तो मैम हमें दिख नहीं रहा है, इसको और इजी कर लो। और इजी कैसे करेंगे? इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर दिया? यहाँ शिफ्ट कर दिया, है ना, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? क्या ले गए हम डेसिमल पॉइंट को? राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है? बताओ जरा। राइट से लेफ्ट की तरफ, ये दिस इज माई राइट एंड दिस इज लेफ्ट। जब राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है? याद करो, बॉक्स बनाया था, वेट, देखो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम ले जाते हैं तो +1 होता जाता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव होता जाता है। देखते हैं जरा फिर, सी हियर। अब क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 13 है ना, तो इसमें एक स्टेप पीछे ले गए, 3.864 किया इंटू 10 टू दी पावर 13 था, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ
एक स्टेप डेसिमल को आगे बढ़ाया है, राइट से लेफ्ट किया है, तो वैल्यू पॉजिटिव में एक बढ़ जाएगी, 14 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ध्यान से देख लो इसको अच्छे से, ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज 9.8 2.5, ये तो हमारी n की वैल्यू है, ये आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। फिर पावर क्या होता है भाई आपस में ऐड होता है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं देखो जरा, इट इज 9.8 इंटू 2.5 इन वन ब्रैकेट, ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 प्लस, क्योंकि पावर्स ऐड होती है, -6, ठीक है, ऐसे ही होगा। और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। किसी को स्टेप में डाउट है? -2 पावर थी, देखो यहां पर -2 पावर थी, -6 पावर थी, दोनों को ऐड करना है, तो भाई मैंने पहले -2 लिखा, फिर ऐड का साइन लगाया। लेकिन जब भी किसी भी नंबर में माइनस होता है, नंबर नेगेटिव होता है, तो क्या कर देते हैं हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया ये। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आएगा 24.50, क्या आ जाएगा आंसर 24.50, 24.50 मैंने लिख दिया है भाई, है ना। अब यहां पर क्या होगा इंटू 10 टू दी पावर -2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, फटाक से सॉल्व कर लो ऐसे, -2 प्लस माइनस -6, -2 -6 माइनस माइनस प्लस विल गिव अस -8, वेरीफाइड, ठीक है। अब इसको चाहो तो और ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज ऑन यू, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर हमारा आने वाला है वो ये आने वाला है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसको और क्या कर सकते हैं, देखो इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम यहां ले गए तो क्या होता है +1 होता है ना, राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो +1 हो जाता है, या प्लस में पावर होती है, तो 2.450 चाहो तो लिख लो, इंटू 10 टू दी पावर, फिर क्या हो जाएगा -8 + 1, दिस विल गिव अस -7। तो फाइनल आंसर ये होता है। अब देखो फाइनल आंसर जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमें ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर देखना होता है, वो हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। यहां पर मान लो इन टर्म्स में नहीं दिया है, 0.2 कुछ दिया है, तो पावर बदलेगी फिर हमारी, ऐसे करके जो भी ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से हम ये मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। चलो आई होप मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आपको क्लियर है। अगर चाहो तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स और दे देती हूं। देखो मान लो मैंने बोला है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, आप ले लो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 के साथ, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं और इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ये तो हम सीधे सीधे नंबर्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जब भी कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो उसमें ऐसी चीज फंसेगी कि मान लो 3.6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 है, अपॉन में क्या है 10 टू दी पावर, मान लो अपॉन में 100 है, इंटू 2 है, ऐसे करके कुछ आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, फिर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 टू दी पावर 2, ठीक है। ऊपर जाता है बेटा, तो अभी हमने डिवीजन नहीं सीखा है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी। तो हमारे पास अब कितना बचा, सिर्फ इतना बचा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 और -2 मल्टीप्लिकेशन में है ना, जब मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, तो बेस सेम है इसीलिए पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो इट विल बी 4 प्लस ब्रैकेट में -2, ब्रैकेट क्यों आएगा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमें फाइनल आंसर क्या दे देगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 -2 विल गिव अस 2, दिस इज द आंसर। तो एप्लीकेशन पार्ट देख लिया भाई,
कहाँ पे लगने वाली हैं ये चीजें, है ना। मल्टीप्लाई करो जरा 2.2 को 1.2 से, 2.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, क्या आया 264। डेसिमल था 1 1, 2.64 आया, ठीक है। तो 2.2 इंटू 1.2 से हमें क्या मिला 2.64। तो चाहो तो 2.2 इंटू 1.2 लिख लो एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख लो आप। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होने वाली है वो क्या होने वाली है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आया है हमारा 2.64, ठीक है, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस -4, यही होगा ना। तो दिस विल गिव अस 2.64 इंटू 10 टू द पावर 3 -4 विल गिव अस -1। अच्छा, बहुत बढ़िया आया है। 2.64 इंटू 10 टू द पावर -1 मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.264। अब देखो कहां से शुरू किया था और क्या आंसर आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करने वाली हैं, तो ध्यान देंगे इन चीजों पर, ठीक है। चलो अब डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। डिवीजन भी बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत सिंपल है, देखो। अच्छा, डिवीजन में क्या है, दो एक्सपोनेंट्स फॉर्म हमको गिवन है और उनको डिवाइड करना है। तो देखो क्या करते हैं, मान लो 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 है एंड डिवाइड करना है उसको। डिवाइड में आई एम एडिंग दिस सिंबल, ओके, डिवाइडेड बाय से 1.1 इंटू 10 टू दी पावर क्या है भाई 6, ओके। तो कैसे डिवाइड करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, ये तो n की वैल्यूज तो हमने सॉल्व कर ली, तो ये 5 दे दिया हमने। अब इंटू 10 टू दी पावर 8 है और बचा क्या अपॉन 10 टू दी पावर 6, यहाँ तो 1 आ गया। अब ये जो पावर है जब ऊपर जाती है ना, तो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। डिवीजन में जब भी ये पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, और अगर ये मान लो -6 होता तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता +6, ठीक है। तो दिस विल बी 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 एंड +6 है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -6। या आप एक और स्टेप लिख सकते हो चाहो तो, 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर -6, अभी चलेगा, है ना। तो यही आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 प्लस -6। तो अब ये आपको फाइनली ये वाली स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या मिलेगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 -6 इज 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 500। अगर वैसा कुछ फॉर्मेट दिया हो तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसे होता है भाई डिवीजन। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यूज को तो हम डिवाइड कर लेंगे आपस में, तो उसमें हमें मिलेगा 0.4909, ठीक है। ये वैल्यूज जब हमने डिवाइड करी आपस में n की वैल्यूज, बचे क्या पावर्स, तो पावर्स 10 टू दी पावर -3 ऊपर है अपॉन 10 टू दी पावर 4 नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 एंड -4, यही हो जाएगा। पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस 10 टू दी पावर -7 आ गया, 10 टू दी पावर -7। अब 0.4909 है, तो फर्दर हम इसको कैसे कर सकते हैं, 4.909 इंटू 10 टू दी पावर -8। ऐसा क्यों हुआ, डेसिमल प्लेस हमने कहाँ शिफ्ट कर दी, इधर शिफ्ट कर दी। तो जब लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो नेगेटिव -1 हो जाता है, मतलब आगे जाकर -1। तो जब इधर ले जाएंगे तो ये 10 टू दी पावर -7 में क्या हो जाएगा -1, ऐसे करके ऐड हो जाएगा।
दिस विल गिव अस 10 टू द पावर -8। मिल गया? ओके तो ऐसे हम करते हैं डिवीजन। ऐसे क्या करेंगे? डिवीजन। चलो ओके अब आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं? पावर्स को सेम करते हैं। क्या करेंगे भाई साहब? पावर्स को सेम करने वाले हैं इसमें। ठीक है तो देखो जरा, फॉर एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, दस फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्या करना है? वी हैव टू मेक द एक्सपोनेंट्स सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, आप ऑब्जर्व करो, n की वैल्यू ठीक है कुछ भी चलेगी, n की वैल्यू को तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, लेकिन जो पावर है इसको हमें पहले सेम करना पड़ेगा। पावर को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। ठीक है तो ध्यान से समझो इस चीज को। सी, इसको थोड़ा इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 है ना। ऐड करना है किससे? 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 से ऐड करना है। क्या आप ऐड कर पाओगे इसको? विल यू बी एबल टू ऐड इट? नो। वाई? बिकॉज पावर सेम नहीं है। तो जो सबसे पहली स्टेप होने वाली है वो क्या होगी कि हमें पावर को सेम करना है। पावर को सेम कैसे करोगे? या तो इसको 4 कर लो या इसको 3 कर लो। क्या बोला मैंने? या तो इसको 4 कर लो या तो इसको 3 कर लो। ठीक है, मान लो चलो हमें इसको 4 करना है। इसको 4 करना है मतलब क्या करना है? +1 करना है इसमें। और +1 कब होता है? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट जाते हैं? जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तब +1 होता है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट अभी कहां पर है? इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं। इट इज लाइक दिस 2.0 ऐसे ही है ना, इंटू 10 टू दी पावर 3 है। अगर इसको पावर 4 में करना है तो इसमें +1 करना पड़ेगा। और +1 कब होगा? जब डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। एक प्लेस, जस्ट 1 प्लेस। 2 प्लेस कर दिया तो +2 हो जाएगा। 3 प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया तो +3 हो जाएगा। इसमें इतना थोड़ी ना चाहिए, सिर्फ +1 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? इस डेसिमल पॉइंट को आगे कर देंगे। तो ये क्या मिलेगा हमें? फाइनली हमें मिलेगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 4। क्या ये स्टेप समझ आई थोड़ी बहुत? देखो फिर से देखो, एक और बार देखो। क्या पढ़ा था ट्रिक के हिसाब से कि जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, ट्रिक के हिसाब से क्या पढ़ा था? राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर +1 होती जाती है भाई, है ना। तो अभी डेसिमल पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। तो राइट से लेफ्ट जब हम जाएंगे, मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट जब हम जाएंगे तो पावर में +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जब हम डेसिमल को यहां ले आएंगे तो इट विल बी 0.20 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, तो दिस विल बी 0.20 या आप सिंपली 0.2 लिख सकते हो। 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब ये हमारे पास पावर इधर पावर 4 आ गई है और यहां पर 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 ऐसा आ गया है। ठीक है, अब n की वैल्यू को डायरेक्ट प्लस कर दो तो क्या होगा? 0.2 + 5 है ना, 5.0। डेसिमल एक जैसे, तो ये क्या मिलेगा? 5.2। तो दिस विल गिव अस 5.2 इंटू 10 टू दी पावर 4। पावर में फिर कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसीलिए हमने पावर को सेम किया था। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? इस तरह से हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। और सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होता है। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जब आप magnetbrains.com गूगल पर टाइप करोगे, क्या करना है? magnetbrains.com, तो आपको क्या मिलने वाला है? ये वाला पेज ओपन होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर
कहाँ से क्लासेस, कौन सी क्लासेस? केजी टू 12th सीबीएसई इंग्लिश, 7th to 12th हिंदी, IIT JEE, नीट, जो भी कोर्स आपको चाहिए। आप मान लो कि किसी अभी हमने नीट केमिस्ट्री पढ़ा, तो अगर आप नीट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ magnetbrains.com टाइप करेंगे गूगल पे एंड यहां से सिलेक्ट कर लेंगे नीट। क्या आ जाएगा आपके सामने? ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स फाउंडेशन, फिजिक्स फाउंडेशन तो हो गया, केमिस्ट्री फाउंडेशन, बायोलॉजी फाउंडेशन, ये सारे आपको टॉपिक्स या सारे ही सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट इन केस किसी को रिक्वायरमेंट है कि वो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या करोगे आप? जेई के टैब पर क्लिक करोगे एंड फिर आपके सामने जेईई का पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिर फॉर एग्जाम्पल आपको नीट केमिस्ट्री देखना है तो आप यहां पर क्लिक करें, फिर जो फाइनली विंडो ओपन होगी वो ये आपके सामने रहेगी, जिसमें आपको सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज, डीपीपीज के सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। प्लस मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, ये आपको पता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव चैनल्स जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि 100% फ्री है तो भाई कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नहीं। दिस इज आवर गारंटी कि आपको सारी चीजें एकदम क्वालिटी में 100% परफेक्शन के साथ मिल रही हैं, इंक्लूडिंग लेक्चर्स, डीपीपी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। सो दिस इज द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। जितने भी आपके मेंटोर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट के मेंटोर्स आपको 100% श्योर शॉट प्रिपरेशन करवा कर देंगे एक्सक्लूसिवली फॉर योर नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो इस फ्री एजुकेशन के इनिशिएटिव के साथ में ही आपको इंडिया के टॉप टीचर्स, टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई भाई थोड़ी ना छोड़ने वाला है ना। तो बाकी सारे आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिन्हें रिक्वायर्ड है। आपके केजी 1 से लेकर के 12th तक के भाई बहन होंगे, फ्रेंड्स के भाई बहन होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जिनको रिक्वायरमेंट है इस तरह के अच्छे प्लेटफॉर्म की, जहां से वो घर पर बैठकर ही अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी भी तरह की। आप सभी को बताइए और उनको भी मौका मिले इतना अच्छा कंटेंट एक्सेस करने का, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड और ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया magnetbrains.com, आप गूगल पर एंटर करेंगे, फाइनली जो टैब आपके सामने ओपन होगा वहां वॉच नाउ पर क्लिक करना है तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जो वीडियो देखना है आप एनी टाइम देख सकते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक वीडियो चल गई, 2 वीडियो चल गई और फिर तीसरी वीडियो भाई पेड है, तो बिल्कुल भी ये पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। इट इज 100% फ्री कोर्स दैट वी आर गिविंग टू यू, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए गाइज इतना ही। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, आपकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और अब आपको जो करना है वो है इस लेक्चर का डीपीपी अटेम्प्ट करना है। वो चीज नहीं भूलेंगे, लेक्चर पढ़ने के बाद में आपको डीपीपी छोड़ना नहीं है, क्योंकि तब जाकर समझ में आएगा कि कितनी चीज आपसे बन गई या कितनी चीज आपसे रह गई, ठीक है। तो जस्ट आपने लेक्चर अब कंप्लीट कर लिया है, देखना यहां तक आ गए हो। अब फाइनली आपको क्या करना है, डीपीपी पीडीएफ उठाना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आपको वीडियो सॉल्यूशन एक्सेस करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।